क्या एकदम ऐसे समय जब चुनाव एकदम नज़दीक है उस समय इस मुद्दे को जो है उठाना प्रभावकारी रहेगा? देखिए, जो ये एसआईआर है जी इसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जी इसमें सीधा सीधा चुनाव आयोग अपने आप में एक हाँ स्वतंत्र जी संस्था है जी और उन्होंने ये निर्णय लिया जी क्योंकि जो बिहार में या बंगाल में जी फर्जी वोटर बहुत फर्जी वोटर बहुत बने हैं जी और बिहार में तो बंगाल में तो बिहार से भी ज़्यादा है। जी। आपको जो प्रोजेक्ट यहाँ बनाए जा रहे हैं उसके लिए विशेष तौर पे कुछ सेंसिटिविटी चाहिए, कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है, कैसा आप सोचते हैं? देखिए, ये तो बात सही है कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है जी उसमें विशेष रूप से पहाड़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किस तरीके से वो निर्माण कार्य किए जाएं, उसमें सेफ्टी जोन कैसे बनाया जाए, जी ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन साथ साथ जो है, क्योंकि पहाड़ में बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं जी और विषम परिस्थितियों में लोग रहते हैं, जी तो सरकार ने जो 200 किलोवाट का सोलर पावर के प्रोजेक्ट दिए हैं घरों में लगाने के लिए, जी उसमें सब्सिडी दे रही है, वो लोग घरों में लगा रहे हैं। तो इससे जो है रोजगार की स्थिति पैदा हो रही है जी और पलायन को रोकने के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारी राज्य सरकार जो है वो लगातार इस पर स्टडी कर रही है और स्टडी करके जो है इसको रोकने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे वहाँ पर पानी पहुँचाना या वहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट पहुँचाना। नमस्कार साथियों, हमारे शब्द रंग में एक अद्भुत मौका है और बड़ा इत्तेफाक से ये मौका मिला। कल एक कवि सम्मेलन था और कवि सम्मेलन में आप विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ एक मेहमान जुड़े थे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे एक छोटी सी शब्द रंग के दर्शकों से बात करने के लिए और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो कल एक मैंने दोहा पढ़ा था भाजपाइयों के लिए और संयोग से जो हमारे आज के मेहमान हैं वो भाजपा के से जुड़े हुए हैं, विस्तृत परिचय बाद में देंगे। मैंने एक दोहा पढ़ा था, राम राज्य की इस तरह जगी है अब तो आस, राम राज्य की इस तरह जगी है अब तो आस, राम भी ना दे पाए जब सीता को वनवास। तो जब हम भाजपा के लोगों से मिलते हैं तो सबसे पहले यही कामना होती है कि राम राज कितना नज़दीक है, कितना दूर है। तो हम स्वागत करिए हमारे साथ मिलके राम मल्होत्रा जी का, जो भाजपा के एक सीनियर लीडर हैं और हम लोग काशीपुर से बोल रहे हैं। जी सर, राम राज्य की याद आ जाती है आपको देख के? देखिए साहब, जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार जी आई है, भारतीय जनता पार्टी की, जी तब से लगातार जो है वो देश का विकास हो रहा है, जी अपराध घट रहे हैं जी और देश जो है वो आज की तारीख में चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जी जो 2014 पर 11वें नंबर पर था। जी और धीरे धीरे जो है वो देश का किसान, मजदूर और देश का युवा धीरे धीरे जो है वो अपने प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। मजदूर जो है उसे अच्छा मजदूरी मिलने लगी है, किसान को अपनी फसल के अच्छे पैसे मिलने लगे हैं और युवाओं को या तो व्यवसाय में या अच्छी नौकरियां मिलने लगी हैं। तो इससे जो है देश राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। तो ये राम राज्य की कल्पना जो अपने दीनदयाल जी ने करी थी, जी तो दीनदयाल जी का था कि जो कतार में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए हमें कार्य करना है। तो उस कार्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी सन 80 से और अब तक उसी पर कार्य करती आ रही है। जी और अब केंद्र में जो हमें मौका मिला है पिछले 11 सालों से, जी तो उसका जो है नतीजा आज हमारे सामने है कि धीरे धीरे जो है पूरे विश्व में जी भारत का नाम हो रहा है और भारत जो है विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। नहीं, देखिए कुछ चीज़ें हैं
अब जैसे हम लोग काशीपुर की ही समस्या की बात कर लें अगर, तो काशीपुर तराई क्षेत्र है। यहाँ पे धान की खेती में पानी बहुत लगता है, और पानी बहुत लगता है, पहाड़ों को जो है आप बहुत ज़्यादा दोहन नहीं कर सकते वहाँ से पानी का। तो आपने धान की 2 फसलों को हटा के एक फसल कर दिया। अब आप देखिए कि शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, तो रुद्रपुर के लिए की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें रामनगर की, तो रामनगर में तो ठीक है, लेकिन काशीपुर में 2 फसल को 1 फसल क्यों कर दिया गया? देखिए, ये जो कुछ पर्यावरणविद हैं उनकी डिमांड थी कि साहब 2 फसलें नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उसमें एक संशोधन ये करा है जी कि जिन लोगों की ज़मीन गहरे की है, जी जिनमें गेहूं की फसल नहीं हो सकती, वो परमिशन लेकर जो है वो धान की फसल लगा सकते हैं। अच्छा, और इस बार भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों ने परमिशनें लेकर मतलब आपने धान रेक्टिफाई लगाया, कर लिया, उसे रेक्टिफाइड किया गया है। करेक्शन कर और लिया। क्योंकि जिनकी ज़मीनें गहरी हैं उनकी गेहूं की फसल नहीं होती, वो 1 फसली ज़मीन हो जाती है, जी जी तो इसलिए 2 फसल का प्रावधान इसलिए करा गया है कि उन्हें जो है वो धान 2 फसल में लगा सकते हैं। और जहाँ तक पानी के दोहन का सवाल है, जी तो पानी का दोहन जो है वो धान की फसल में बहुत ज़्यादा नहीं होता। जी आज समझ लिए 20 से 25%, और बहुत अगर माने तो 30% धान पानी खराब होता है। जी बाकी 70% जो पानी है वो ज़मीन में ही वापस चला जाता है। जी तो ये लोगों का मानना, या जो भी पर्यावरणविद हैं उनका मानना है कि साहब इससे धान की फसल में पानी ज़्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। और ना ही इससे कोई पहाड़ को नुकसान हो रहा है, जी और ना ही पानी का जो है दुरुपयोग हो रहा है। अगर पानी 20, 25, 30% उड़ भी रहा है, जी फसल में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसका जो है वो रिचार्ज आर्थिक रूप हो से जो मजबूती भी मिल रही है। हाँ, रिचार्ज हो जाता है। अच्छा, पहाड़ पे हम लोग बात करें, और आपका तो पूरा विस्तृत कार्य क्षेत्र है, अल्मोड़ा से लेके पूरे पहाड़ तक आप छाए हुए हैं। तो जैसे ये दुर्घटना हुई उत्तरकाशी में, इसके लिए आपको क्या लगता है कि ये प्राकृतिक आपदा है, या कुछ हमारी मानव जाति का भी सहयोग है उसमें? देखिए, पहाड़ में क्या है कि कुछ कच्चे पहाड़ भी होते हैं, जी और जब बारिश ज़्यादा होती है या कभी कहीं बादल फट जाते हैं, बादल फटने की घटनाएं जो हैं जी वो अब ज़्यादा होने लगी हैं, और उसका वजह जो है वो पर्यावरण भी है। जी और साथ ही साथ जो ये आपदाएं आती हैं, इसके 2 कारण हैं। जी एक तो प्राकृतिक आपदा है, इसे जी। कोई रोक नहीं सकता। जी दूसरा क्या है कि जो हमारे प्रदेश की नदियां हैं, जी उन नदियों के किनारे बहुत सारे लोगों ने निर्माण कर लिया है, जी और कहते हैं कि नदी जो है वो अपनी जगह कभी किसी को छोड़ती कब्जा नहीं। नहीं करने देती, जी वो कभी ना कभी निकाल लेती है। जी तो एक कारण ये भी होता है कि नदी का कभी जो है वो धारा मुड़ गई, जी तो लोगों ने जो खाली जगह बची उसमें कुछ ना कुछ निर्माण कर लिया। जी लेकिन कभी जब उसकी धारा बदलती है तो वो उस निर्माण को साथ ले जाती है। नहीं, देखिए, ऐसा एक बार रामनगर में भी हुआ था, जी जब कोसी नदी ने कई सारे रिसोर्ट का पीछे का भाग बहा के ले गई थी। और इधर आज ये उत्तरकाशी में भी हुआ, ये जो अभी हुआ है अपना गढ़वाल में, जी तो उसमें जो है वो यही हुआ है कि लोगों ने जो पहले नदी का भाव सीधा था वो कभी मुड़ गया था, जी अब वो इस बार फिर सीधा हो गया। फिर तो सीधा क्या है कि उससे भी थोड़ा नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। और एक्चुअल जो पूर्व में जी जो सरकारें रहीं उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश का समय था, जी या उसके बाद जो और भी सरकारें रहीं, जी तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो लोगों ने अवैध निर्माण करके जो है वो उसे नदी को रोकने का प्रयास करा। उसका भी एक वो है कि फर्क पड़ता है। लेकिन अब कोर्ट ने भी और सरकार ने भी ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जी कि नदी के 200-200 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होगा। जी तो उससे मैं समझता हूँ ऐसी आपदाओं में जो जानी नुकसान होता है, जी जो लोगों की मृत्यु होती है, नदी में बह जाते हैं, जी वो शायद काफ़ी कम होगा, और उससे जो है लोगों का जो निर्माण कार्य है वो भी जो है वो
खराब नहीं होगा। जैसे कि अभी थराली में जो आपदा आई जी और जो ऊपर बादल फटा, जी उससे जो पानी का भाव आया, जी तो वहाँ पर नदी पहले सीधी बहती थी, जी फिर वो एक टर्न ले गई और टर्न लेने के बाद फिर वो इस बार फिर उसने अपना रास्ता सीधा कर लिया। जी उसमें बहुत सारे निर्माण बीच में आ गए, जिससे कि जानी माल का भी नुकसान हुआ और जान और माल दोनों का नुकसान हुआ। देखिए सर, जैसा आपने कहा कि ये पहाड़ जो है कच्चे हैं, और अगर हम लोग बात करें कि ये शिवालिक रेंज है, ये अपनी हिमालयन रेंज जो है शिवालिक रेंज है। हमारे पास विंध्य पर्वत श्रेणी है जो पूरा मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए महाराष्ट्र तक जाती है, और हमारे पास नीलगिरी है, नीलगिरी पर्वत रेंज है जो साउथ की है। जी। लेकिन स्टडी ये बताता है कि अभी ये पहाड़ बच्चे हैं, हिमालयन रेंज जो है अभी उस तरह से ग्रोन अप नहीं हुए हैं, तो बच्चे हैं तो कच्चे भी होंगे ही, जो आपने कहा। तो क्या इस तरह की जो डेवलपमेंटल स्कीम्स चल रही है यहाँ पे, वहाँ क्या आपको नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है? कुछ आपको जो प्रोजेक्ट यहाँ बनाए जा रहे हैं उसके लिए विशेष तौर पे कुछ सेंसिटिविटी चाहिए, कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है? कैसा आप सोचते हैं? देखिए, ये तो बात सही है कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है जी उसमें विशेष रूप से पहाड़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किस तरीके से वो निर्माण कार्य किए जाएं, उसमें सेफ्टी जोन कैसे बनाया जाए, जी ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन साथ साथ जो है, क्योंकि पहाड़ में बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं जी और विषम परिस्थितियों में लोग रहते हैं, जी तो उनके लिए भी सारी चीज़ों की सुविधा, डेवलपमेंट वर्क भी होना ज़रूरी है। जी आज भी लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर से पीने का पानी भरकर लाते हैं। जी अब धीरे धीरे वहाँ पर पाइपलाइन पहुँचाई जा रही है और व्यवस्था करी जा रही है। तो ये सब काम डेवलपमेंट के हो रहे हैं। उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि निर्माण की वजह से पहाड़ों का दोहन ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकारें अपने कर रही हैं। और जिस तरीके से मोदी जी ने एक वृक्ष माँ के नाम वाला नारा दिया है, जी उससे पहाड़ों में भी बहुत बड़ी संख्या में वृक्ष लगे हैं। जी और हरेला जो त्यौहार हमारा है, हाँ वो उस हरेला पे जो है लाखों वृक्ष लगते हैं। जी तो जो पहाड़ पहले नंगे दिखाई देते थे, अब उनमें धीरे धीरे हरियाली दिखाई देने लगी है। जी और उसकी वजह से भी अब धीरे धीरे जो लैंड स्लाइडिंग जो होती थी जी वो धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन फिर भी जब बारिश ज़्यादा होती है तो होती है, थोड़ी प्राकृतिक व्यवस्था है, उसमें आप और मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, देखिए अब जैसे ये अगर हम लोग इसको मान भी लें कि ये बादल फटा है, लेकिन क्या वास्तव में बादल फटा है? मैं दर्शकों आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जाना चाह रहा हूँ। बादल फटने की घटनाएं टिहरी बांध के बाद जो है कुछ ज़्यादा हुई है। वहाँ पे असीम पानी का स्टोरेज है, इसलिए आराम से बादल को बनने में आसानी होती है। लेकिन जो ग्लेशियर्स हैं हमारे, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर सेवाएं गंगोत्री पहुंच रही हैं, केदारनाथ पहुंच रही हैं, तो ये जो वाइब्रेशंस है, ये जो कंपन होता है, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये ग्लेशियर्स को नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, ऐसा ना कि जो हेलीकॉप्टर व्यवस्था है, जी मुझे, क्योंकि मैं केदारनाथ गया हूँ, तो केदारनाथ में तो उसकी वजह से कोई, मैं समझता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता। जी अब आगे मुझे आगे धारचूला मुनस्यारी या ऊपर जो ये स्थान है वहाँ पर क्या स्थिति है मुझे जानकारी नहीं है। जी लेकिन हेलीकॉप्टर के कंपन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जी और जो आप टिहरी बांध की बात कर रहे हैं, जी तो ये तो देखिए एक साइंटिफिक चीज़ है कि इसकी वजह से बादल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जी लेकिन बादल फटने की घटनाएं पूर्व में भी होती थी। जी लेकिन क्योंकि अब मीडिया और ये सब चीज़ें इतनी मजबूत हो गई है कि खबर एकदम पूरे देश में फैलती है, और कभी कभी मीडिया उसे ज़रूरत से ज़्यादा भी हाईलाइट कर देता है। जी जी तो लेकिन फिर सरकार भी उसके लिए प्रति जागरूक है, और सरकार जो है लगातार, हमारे धामी जी ने भी जिस तरीके से अपने
जैसे जो अभी थराली कांड हुआ है, ये जो आपदा आई है थराली की, जी तो उस आपदा में उन्होंने पूरी हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनडीआरएफ और ये सब जो है बड़ी तेज़ी से लगे, और क्योंकि वहाँ पर बारिश लगातार होती रही इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन वहाँ पर काफ़ी चीज़ों को जो है मैनेज किया गया। मैनेज कर लिया गया है। और बाकी ये है कि सरकार जब कोई आपदा आती है उसके बाद फिर व्यवस्थाओं को और मजबूत करने का काम तो करती है, जी और उस पर पैसा भी खर्च होता है और सरकार बजट भी लाती है उसके लिए। जी जी जी। तो ये सब काम तो चल ही रहे हैं। नहीं, सरकार तो सेंसिटिव है और सरकार कोशिश कर रही है, काम कर रही है। एक बात मैंने और नोटिस किया, यहाँ पे पहाड़ों पे हम लोग लोकल मुद्दों पे आएंगे और लोकल बातचीत करेंगे, क्योंकि ये नेशन का मुद्दा है और इस समय बहुत बड़ा इशू है ये देश में। जैसे स्कूलों की दशा, रोजगार की दशा, ये सब हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो पहाड़ों पे समस्याएं आ रही हैं उसमें एक मेजर समस्या है जिसको आप एड्रेस कर लें। हम लोग पहाड़ों से पे पलायन बहुत हो रहा है, और अगर आप ऊपर जाते जाइए तो पहाड़ जो है, जो पर्यटक स्थल हैं वो तो ठीक है, वो ओवर क्राउडेड है, और जो पर्यटक स्थल नहीं है दुर्गम पहाड़ों पे खाली होते जा रहे हैं। पहाड़ जो पहाड़ से नीचे उतर जाता है तो 3 डिस्ट्रिक्ट है, अगर उत्तराखंड में ही रहना चाहता है हरिद्वार, देहरादून और रुद्रपुर आ जाता है, और नहीं तो बाहर चला जाता है। तो इसके लिए क्या कुछ उपाय है? देखिए, सरकार जो है वो पलायन को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जी और उसके लिए उद्योग में भी छूट देना, या जो हमारे टूरिज़्म पैलेस हैं जी उनमें छूट देना, टूरिज़्म में जो अपने होटल, रेस्टोरेंट और होम स्टे वगैरह बनना है, हमारे यहाँ करीब 3,500-4 हज़ार होम स्टे बन चुके हैं। हाँ तो उससे भी पलायन रोकने का काम हो रहा है। और साथ ही साथ पलायन इसलिए भी हो रहा है कि पहाड़ में रोजगार नहीं है जी, और रोजगार के अलावा वहाँ पर जो खेती होती थी वो धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में बंदरों की वजह से और वजह से उसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं जी और साथ ही साथ जो उद्योग लगाने की बात हो रही है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ अब सरकार ने जो 200 किलोवाट का सोलर पावर के प्रोजेक्ट दिए हैं घरों में लगाने के लिए, जी उसमें सब्सिडी दे रही है, वो लोग घरों में लगा रहे हैं। तो इससे जो है रोजगार की स्थिति पैदा हो रही है जी और पलायन को रोकने के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारी राज्य सरकार जो है वो लगातार इस पर स्टडी कर रही है और स्टडी करके जो है इसको रोकने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे वहाँ पर पानी पहुँचाना या वहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट पहुँचाना या वहाँ पर जो और सुविधाएं हैं वो देना, ये सारे काम सरकार करने का काम कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर पलायन धीरे धीरे रोकने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि पहले पलायन काफ़ी बड़ी मात्रा में हो चुका है, लेकिन अब उस स्तर पर पलायन नहीं हो रहा है। अच्छा, एक सजेशन, छोटी मुँह बड़ी बात कर देता हूँ। ये पर्यटन है, खूबसूरत स्टेट है और यहाँ पे बहुत असीम संभावनाएं हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती है। जैसे भोजपुरी सिनेमा है, आज की डेट में भोजपुरी सिनेमा ने पंजाबी सिनेमा के गानों को हरा दिया है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भोजपुरी गाने सुने जाते हैं, ये डेटाज हैं इसके। अभी जैसे सब्सिडी देती है सरकार, तो अगर कोई मेकर फिल्म बनाना चाहे, और आजकल खूब बनती है, लखनऊ में योगी जी ले आए इस इंडस्ट्री को, तो बम्बई से खिंच के लखनऊ पहुंच गई। ज़्यादातर बड़े स्टार, बड़े आर्टिस्ट, बड़े जो है, चाहे आप पवन सिंह का नाम लीजिए, चाहे रवि किशन का नाम लीजिए, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, ये सब बेस बना गए वहाँ पे और लगातार शूटिंग हो रही है, रोज़गार भी मिल रहा है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हम लोगों ने एक ध्यान दिया इसमें कि भोजपुरी सिनेमा अगर आप बनाते हैं तो उत्तराखंड में आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, जबकि ईस्टर्न यूपी से लेके आपका पूरा बिहार, बंगाल और जो लेबर जहाँ जहाँ गए हुए हैं,
आप अपने काशीपुर में देखिए तो बहुत सारे जो है बिहार के लोगों की मेजॉरिटी मिल जाएगी, लेकिन इसको नहीं मिलेगा। आपने जब सब्सिडी का बनाया तो उसमें आपने लिख दिया जो 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उनको मिलेगा, जबकि ये पूरे विश्व में जो है फैली हुई भाषा है, 8वीं अनुसूची में नहीं है। इसको आप भाषा नहीं मानते, हिंदी का पार्ट मानते हैं, बोली मानते हैं आप इसको। तो इस और अगर आप लोग थोड़ा सरकार को सजेस्ट करें और थोड़ा प्रयास करें तो जिस तरह से यूपी में मिल रहा है, जिस तरह से कहीं पे भी मिल रहा है, तो यहाँ पे भी मिल सकता है। इससे काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, मैं बताऊं आपको कि मुझे जानकारी ये है जी कि हमारे यहाँ जो पिक्चरें बनाने लोग आ रहे हैं फिल्मांकन के लिए, जी उसमें हमारे यहाँ उन्हें पूरी सुविधा दी जा रही है, जी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। हाँ, और वो साथ तो ही है। साथ 50 लाख रुपए की सब्सिडी भी है। वो है सर। लेकिन अब भोजपुरी पे है या नहीं है मेरी जानकारी में नहीं है, जी तो मैं इसकी जानकारी करूंगा और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि भोजपुरी पिक्चरों को भी वो सब्सिडी दी जाए जो अन्य पिक्चरों को दी जाती है। पिक्चरों को दी जाती है। हमारा सर पर्पज भी यही था कि आप हैं साथ में, तो आपके माध्यम से हम लोग बात ऊपर पहुंचा दें। एक चीज़ और, आप चाहे जो है धामी जी की ओर से प्रयास करें और चाहे आप स्वयं सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से प्रयास करें, ये काशीपुर महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण ज़िला है। ज़िला तो नहीं है, लेकिन रुद्रपुर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ये ऊधम सिंह नगर का। यहाँ पे नारायण दत्त तिवारी जी के समय से इंडस्ट्रियल ग्रोथ रॉकेट की तरह हुआ था, और आप लोग कहीं न कहीं उस जमाने में आप लोगों ने भी कुछ न कुछ इंडस्ट्री शुरू की होगी उस समय। आज जो है ये थमा हुआ सा नहीं लग रहा है कि वो जो बढ़ रहा था, गति जो है उसकी बहुत स्लो डाउन हो गई है। देखिए, काशीपुर में थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि दुर्भाग्य रहा जी कि जिस टाइम तिवारी जी यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए थे जी और उसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने मान्यता दी थी, जी और उस टाइम जो है वो इनकम टैक्स की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी और भी बहुत सारी सब्सिडियाँ दी गई थी। जी तो उस टाइम पर क्या था कि काशीपुर में कोई गवर्नमेंट लैंड ऐसी नहीं, वैकेंट नहीं थी जी जिस पे कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट बन पाता। जी तो उसमें एक रुद्रपुर में बना और एक उस टाइम बना हरिद्वार में, जी और बाकी कुछ इंडस्ट्रियल एस्टेट लोकल जो एंटरप्रेन्योर हैं या जो कोई लोग बाहर से आए थे, जी उन्होंने 50-50, 100-100 एकड़ के जो हैं वो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाए थे। जी तो उसमें छोटी इंडस्ट्री तो यहाँ पर आई है, जी लेकिन बड़ी इंडस्ट्री सारी रुद्रपुर और हरिद्वार चली गई, जी जिसकी वजह से काशीपुर की ग्रोथ रुकी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, काफ़ी बड़ी तादाद में उस टाइम भी यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगी थी, जी और अभी भी लगातार इंडस्ट्री यहाँ पर लग रही हैं। जी अभी हमारे यहाँ नैनी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू करा है 1,000 करोड़ रुपए का। जी इधर आईजीएल में भी कुछ नया प्रोजेक्ट लगाया है उन्होंने, जी और भी यहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्री 100 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़ जी ऐसी इंडस्ट्रियाँ काफ़ी आई हैं। और अभी यहाँ पर जैसे अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो एस्कॉर्ट फार्म था जी उसमें 250 एकड़ में करीब इंडस्ट्री के लिए ज़मीनें वैकेंट करी हैं, जी इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया है। जी तो उसमें भी लोग आ रहे हैं। उसमें भी एक अरोमा पार्क बना 50 एकड़ में, जी और अभी जो ये क्या नाम है अपने हेमपुर डिपो में अपने जो 800 एकड़ ज़मीन नेपा पेपर मिल की थी, उसमें भी प्रोजेक्ट आने की बात हो रही है। जी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काशीपुर का एक अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल एंटरप्रेन्योर हैं, जी वो भी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंडस्ट्री में करते हैं। यहाँ पर लोगों की सोच जो है वो डेवलपमेंट की है। जी और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो बाहर के व्यक्ति इंडस्ट्री लगाने आते हैं, जी उन्हें यहाँ के लोग बड़े प्रेम से एक्सेप्ट कर कर उन्हें पूरा सहयोग भी करते हैं। जी यहाँ के लोग जो हैं वो प्रो इंडस्ट्री हैं, जी इंडस्ट्री विरोधी नहीं है। तो इससे भी यहाँ पर लोगों को थोड़ा बल मिलता है। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल बहुत है, और
आप ये देखिए कि जितनी स्टील मिलें लगती हैं वो वहाँ लगती हैं जहाँ कोयला होता है या जहाँ आयरन ओर होता है, और इतने ज़्यादा इंटरप्राइजिंग लोग हैं कि यहाँ पे इन्होंने न यहाँ कोयला है न वहाँ आयरन ओर है, तो भी स्टील मिल लगाया और चलाया सक्सेसफुली। लेकिन अब आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं न कहीं तो कमी है। गडकरी जी के आने के बाद रोड ट्रांसपोर्ट जहाँ तक हमें लगता है कि बहुत अच्छा होता जा रहा है, उत्तरोत्तर जो है हो जाएगा। कनेक्टिविटी दिल्ली से हो जाएगी और यूपी से तो रोड कनेक्टिविटी है ही है अच्छे से। लेकिन ट्रेन में क्या आप वही चीज़ कह सकते हैं कि ट्रेन की कनेक्टिविटी कहीं न कहीं से पुअर है? और देखिए जो हमारे यहाँ क्या नाम है, ड्राई पोर्ट एक बना हुआ है आईजीएल में जी जहाँ पर कि कंटेनर्स आते हैं रेलवे के द्वारा, जी और यहाँ से वहाँ से मुंबई से या जो पोर्ट हैं जी उनसे यहाँ पर कंटेनर आते हैं और यहाँ से जाते हैं। जी तो वो कनेक्टिविटी तो यहाँ पर ठीक हो चुकी है। जी लेकिन अभी जो सर्विस, पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट जो रेलवे है जी उसमें अभी बहुत कमियां हैं हमारे यहाँ। जैसे अभी लखनऊ की ट्रेन नहीं है, डायरेक्ट देहरादून की ट्रेन नहीं है, जी जो हमारा राजधानी वहीं की अभी ट्रेन नहीं है। जी तो मैं अपनी केंद्र सरकार से भी और अपने मुख्यमंत्री जी से भी और जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं अजय टमटा जी, उनसे भी ये निवेदन करूँगा, और हमारे जो यहाँ पर सांसद हैं अजय भट्ट जी, जी कि वो भी लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो लोकल ट्रेन, क्योंकि हमारा आखिरी स्टेशन रामनगर है, जी तो रामनगर से और देहरादून, रामनगर से लखनऊ, जी रामनगर से कलकत्ता, ये ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। जी और इसमें अच्छा खासा यहाँ पर जो है वो जनता भी जाने वाली है, जी क्योंकि जो पूरब साइड के लोग हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं। जी तो उन्हें जैसे बिहार या क्या नाम है बंगाल जाना है, जी या बंगाली लोग भी रहते हैं, तो उनके लिए एक डायरेक्ट ट्रेन यहाँ पर होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें फिजिबिलिटी का भी सवाल इसलिए नहीं उठता है कि रामनगर से हम लोग मुरादाबाद के लिए ट्रेन चला ही रहे हैं, तो आपको बहुत ना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होना है, न किसी तरह का जो है एक्स्ट्रा पैसा लगाना है, सिर्फ आपको जो है ट्रेनें दे देनी है। हाँ, ट्रेनें देनी अगर हम मान भी लें कि यहाँ पे फिजिबल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा यात्री नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सामान आपको ढोने के लिए नहीं मिलेगा अगर मालगाड़ी चलाते हैं, लेकिन कितनी दूर तक का? 60-70 किलोमीटर का। 60-70 किलोमीटर के बाद तो मुरादाबाद से लगातार सैकड़ों ट्रेनें जा रही हैं ऑल ओवर इंडिया। तो अगर हम मुरादाबाद तक का रिस्क ले भी लें, और कल को रॉ मटेरियल लाना आसान हो जाएगा, कल को बड़े प्रोजेक्ट में बहुत सारे फ़ायदे होंगे। ठीक है, आईजीएल की कैपेसिटी है, लेकिन अगर कोई मिड लेवल का प्रोजेक्ट लगाता है 100 करोड़ का, 50 करोड़ का, तो वो भी ट्रेन से मंगा सकता है सामान नहीं, वो अपना। तो देखिए जो कहना चाहिए अपना जो ट्रांसपोर्ट वाली ट्रेनें हैं जी वो तो यहाँ पर लगातार जो है वो रैक्स आती हैं, जी और जैसे कोयले की रैक आती है, सीमेंट की रैक आती है, उनका डंपिंग भी होती है यहाँ पर, जी उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यात्री ट्रेनों की है। सर, उसकी भी प्रॉब्लम थोड़ी सी है, इसलिए क्योंकि एंड टू एंड आ रहा है कि जैसे आपकी अगर मालगाड़ियाँ जो है चलती हैं उसमें, तो बहुत सारा आपका, जैसे ये सरिया बनाते हैं, मान लीजिए ये सरिया जो है आप ट्रांसपोर्ट से भेजें, इसकी जगह आपने डिपो प्लान कर दिया, वो आपने ट्रेन से भेज दिया, तो वो सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। कुल मिला के जब डीएफसीसी के लिए अटल जी ने सोचा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाए, तो ऑलवेज जो है स्कोप है इसका। तो हमारा इस पॉडकास्ट के माध्यम से और हमारे राम मल्होत्रा जी के माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको जो है हम लोग सब लोग मिलकर प्रयास करें कि ट्रेन की कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ा दिया जाए। और दूसरी चीज़ सर, ये तो विकास की बात हो गई, उद्योग धंधे की बात है, और काशीपुर के साथ सबसे ख़ास बात यह है कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है तो 90% या 80% यहाँ के लोगों की देन है, और 20% सरकारों का उसके अंदर सहयोग है। तो इसी रेशियो को अगर जो है उलट दिया जाए, 40% सरकार का सहयोग हो जाए और एंटरप्रेन्योर तो यहाँ है ही है, तो बहुत अच्छी सिचुएशन हो सकता है।
और ये जगह जो है ख़ास तौर से प्लेन बहुत कम है, लेकिन इस प्लेन का उपयोग किया जा सकता है। देखिए सरकार भी यहाँ पर कर रही है प्रयास। जी। जैसे मैंने बताया अभी 250 एकड़ ज़मीन जो है ये अपने एस्कॉट फार्म में है, या 800 एकड़ ज़मीन ये है, ये अब गवर्नमेंट के हाथ में आई है। तो गवर्नमेंट इसमें कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की योजना बना रही है। बाकी आपकी नॉलेज में है ही कि यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए 2 फ्लाईओवर भी बनना है, एक तो बन चुका है, एक आप का बन ही रहा है। उसमें भी देखिए सर, उसमें भी थोड़ा डिले हो रहा है। नहीं, डिले जो हो रहा है, अगर आपने ये बात उठा दी तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट चला, शुरुआत में हम लोग प्रोजेक्ट के टाइम के आगे चल रहे थे, बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हुई, कुछ पीडब्ल्यूडी के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तो नहीं हुई, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हुई, 2.25 साल तक काम ऑलमोस्ट ठप रहा। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छे अधिकारी आए और 1 साल पहले आए वो, और 1 साल के अंदर उन्होंने जो है काया पलट दिया प्रोजेक्ट का। सब चीज़ें जो है खटाखट हो गई। रेलवे में जो 1.5-2 साल से पेंडिंग इश्यूज थे, उन्होंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया, सारा कुछ सही हो गया। लेकिन उसको होने के बाद अभी 2 दिन पहले उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1 साल पहले आए थे और 2 दिन पहले चले गए। अब कौन आएगा, क्या आएगा, कैसे करेगा और कितने दिन तक प्रोजेक्ट को समझेगा, तो फिर नहीं, चलिए वो भी हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे जो केंद्र में मंत्री हैं इत्तेफाक से अजय टम्टा जी, जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही हैं जी, तो उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है 6 महीने 8 महीने उन्हें रोका जाए यहाँ पर। जी। तो ये तो चलिए अलग विषय हो गया। और मैं सर एक जो है, और ये थोड़ा सा पर्सनल हो रहा है तो इसलिए हमने इसको बात को काटा। अभी सर जब आप इतनी बातें कर रहे थे धामी जी के लिए, और अच्छी सरकार चल रही है, धामी जी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, एक दोहा मेरा आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि धामी जी तक पहुंचे, कि वो दोहा था, हमने अपने भाग्य की तुम्हें थमा दी डोर, धामी जी अब ले चलो राम राज्य की ओर। तो ये राम राज्य की परिकल्पना से हम लोग शुरू हुए हैं इस पॉडकास्ट में, और अगर जो है फीडबैक अच्छा मिलता रहे, सूचनाएं उनके पास तक जाती रहें, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, बहुत माइक्रो लेवल की सूचनाएं उस तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो जो आप जैसे नेता हैं, आप मंत्री स्तर के नेता हैं, मान्यता प्राप्त जो है आप दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट देखते हैं, तो आपके माध्यम से मैं चाह रहा था कि ये छोटी छोटी बातें जो है शासन तक पहुँचाई जाए। अब कोऑपरेटिव मूवमेंट का सर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या गतिविधियाँ हो रही हैं और क्या जो है नए काम आप करा रहे हैं यहाँ पे? देखिए, जब से अपने अमित शाह जी जो हैं केंद्र में सहकारिता मंत्री बने हैं जी, तो उन्होंने एक निर्णय लिया जी, कि हर ग्राम सभा में जो है वो एक सोसाइटी बनाई जाएगी जी, ऐसी करीब 3 लाख सोसाइटी जो है वो पूरे देश में अभी बननी है जी, और उस पर कार्य चल रहा है। और उन सोसाइटियों के माध्यम से लोगों को रोजगार जी, देने की बात होगी, और उन सोसाइटियों के माध्यम से छोटे छोटे स्टोर खोले जाएंगे, या दुग्ध पालन का, मत्स्य पालन का, ये सारे काम करे जाएंगे। जी, तो ये सारे काम जो हैं वो सहकारिता में बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। जी, जिस विभाग में मैं करता हूँ, इसमें भी जिस विभाग का मैं अध्यक्ष हूँ, पीसीयू का, प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन, उसमें हम गेहूँ खरीद, धान खरीद, आपके क्या नाम है, अपना जो ट्रेनिंग का काम करते हैं, जी, जो हमारे कोऑपरेटिव का स्टाफ होता है उसकी ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर बना रखा हमने। जी, और उसके अलावा जो है वो हम लोग अभी और भी बहुत सारे काम उसमें करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारे यहाँ भी रोज़गार बढ़ेगा। जी, तो इसी तरीके से हर सोसाइटी में रोज़गार बढ़ाने की बात हो रही है। जी।
तो निश्चित रूप से इसमें जो है फिर लास्ट में आकर मैं यही कहूँगा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, व्यापार मिलेगा। तो ये कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा मूवमेंट जो है वो चल रहा है, और हमारे यहाँ भी कोऑपरेटिव के सब चुनाव भी होने वाले हैं जी। तो धीरे धीरे जो है वो इसमें काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगी। देखने को मिलेगा। और खुशकिस्मत है उत्तराखंड कि आप जैसे पारंगत बिजनेसमैन को इस विभाग को दिया गया है, और आपके पर्सनल जीवन के इनपुट भी वहाँ पे काम आएंगे। आपने जीवन में जो इतना व्यापारिक गतिविधियाँ की है तो वो कोऑपरेटिव उससे लाभान्वित होंगे, जो नई नई सोसाइटीज़ बनेंगी और नए नए लोग जुड़ेंगे उनसे। जी। एक चीज़ सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो ये यूएस का टैरिफ चल रहा है, टैरिफ वार चल रहा है हमारा, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक हमको उदाहरण याद है कि जब अटल जी की सरकार ने परमाणु विस्फोट किया था तो उस समय हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे थे, और सैंक्शंस एक ढंग से देखा जाए तो हमारे लिए वरदान सिद्ध हो गए। सैंक्शन के समय में चीज़ें इतनी सस्ती हो गई कि बॉम्बे के अंदर अगर आप सबर्ब में जाइए तो वहाँ पे भी आपको जो आज काशीपुर का रेट होगा उससे आधे दाम पे जो है रियल इस्टेट था। जैसे मीरा रोड, भैंदर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी रेशियो में आप अंधेरी ले लीजिए, और सारी चीज़ें सस्ती थी। और ये सैंक्शन जो है दोबारा आए हैं। खैर हमारी सरकार सक्षम है, हमारी आर्थिक दशा सक्षम है, हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन अमेरिका से एकाएक इतना दूर जाना आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अमेरिका से हम तो दूर गए ही नहीं जी। हमारा पुराना मित्र रशिया है जी। रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, पहले भी खरीदते थे, आज भी खरीद रहे हैं जी। कुछ प्रचुर मात्रा में खरीद रहे हैं। जी। तो ये तो एक सरकार की अपनी पॉलिसी है जी। और वो किसी से प्रतिबंधित नहीं हो सकती। जी। जो ट्रम्प साहब हैं अमेरिका के, उन्होंने राष्ट्रपति, उन्होंने ये कहा कि साहब आप रशिया से तेल मत खरीदो, जी। नहीं तो मैं आप पर टैरिफ लगा दूंगा। जी। देखिए, जो उन्होंने टैरिफ लगाया है जी। उस टैरिफ का नुकसान अगर भारत को है तो उनको ज़्यादा तो अमेरिका के निवासियों को ज़्यादा है। जी। अगर जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो इंडिया से इंपोर्ट उन्होंने करनी है, जी। उस पर अगर वो 25 या 50% टैरिफ लगाएंगे जी। तो वो सामान उन्हें महंगा मिलेगा वहाँ पर। जी। और निश्चित रूप से इस बात पर वहाँ पर थोड़ा बवाल भी हो रहा है, जी। लोग वहाँ पर नाराज़ भी हैं। और देखिए, ऐसा होता है, जैसे मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ। जी। जब किसी चीज़ की सेल गिरती है या कहीं पर व्यापार हमारा बंद होता है जी। तो हम नई मार्केट ढूंढते हैं, और निश्चित रूप से उसके लिए हम अपना प्रचार भी करते हैं, प्रसार भी करते हैं, कहीं थोड़े बहुत रेट कम करने होते हैं वो भी कम करते हैं, और फिर हम एक नया मार्केट ढूंढते हैं। तो ऐसे ही अगर इंडिया ने ये 6 महीने इनका अगर ये चला प्रतिबंध, तो इंडिया जो है वो नए नए मार्केट ढूंढने में लग जाएगा। तो इससे इंडिया का बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है जी। कि क्योंकि अमेरिका भी बहुत दिनों इस टैरिफ को लागू नहीं रख पाएगा जी। क्योंकि उसके यहाँ भी काफ़ी इससे दिक्कतें हैं जी। और वो इसीलिए अब मुँह से तो निकल गया, इसलिए वो रशिया से भी बात कर रहे हैं, यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं कि साहब की तरीके से मामला निपटे, तो मैं इस बहाने टैरिफ को भी ख़त्म करूँ। तो ये भी है, लेकिन अगर इस बीच में इंडिया ने कोई 5, 7, 10 मार्केट नए ढूंढ लिए या नई जगह एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया तो निश्चित बात है कि भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, और अमेरिका तो माल हमारा लेगा ही लेगा, ये तय है। और ये क्योंकि देखिए, जब अटल जी के टाइम पे इन्होंने हम पे प्रतिबंध लगाए थे, आर्थिक प्रतिबंध, तो वो प्रतिबंध जो है उसका हम पे कोई असर नहीं हुआ, और जो है हमारा जो इंडियन मार्केट है वो और बूस्ट किया। तो ये सारी चीज़ें जो है, और मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा इंडियन मार्केट है आज दुनिया के बड़े 2-3 मार्केट्स में है जी। और निश्चित रूप से इंडिया की जो प्रोडक्ट है जी। वो हर देश से बढ़िया है जी। जैसे कहते हैं ना, यूरोप के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं जी। ऐसे कहते हैं इंडिया के भी प्रोडक्ट चाइना से अच्छे होते हैं, थोड़े महंगे जरूर होते हैं, इसलिए जो विदेशों में है वो इंडिया का माल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बनस्पत चाइना के। जी।
लेकिन क्योंकि चाइना बल्क में हर तरीके का माल फेंकता है, जी अगर आप वहाँ पे कोई चीज़ लेने जाओगे तो आपको उसके 3 या 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। जी, एक ही और उनके यहाँ चीज़ नहीं, की उनका क्या है, उनके यहाँ 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार क्वालिटी पे। उनके क्वालिटी है। जी जैसे कि मैं आज से 12 साल पहले चाइना में गया था, जी तो मैंने वहाँ पर उनसे कहा कि हमें जो फर्नीचर है वो सब वुडन में चाहिए, जी हमें वो नहीं चाहिए कि आप उसमें क्राफ्ट पेपर पे जो बनता है वो गत्ते का जो होता है उस पर बनाते हो, मैंने वो नहीं चाहिए। जी तो थोड़ा महंगा तो मिला लेकिन वहाँ पे क्वालिटी वो मिली। हाँ लेकिन क्या है कि यहाँ के जो इम्पोर्टर होते हैं, जी इंडिया में हो या कहीं भी हो, वो जो है बी ग्रेड और सी ग्रेड का माल इंपोर्ट करते हैं और वो और A उसमें ग्रेड चमक दमक बहुत होती है, हाँ तो आदमी को लगता है कि बहुत बढ़िया चीज़ है। जी लेकिन जो इंडिया की क्वालिटी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसलिए जो है हमारा जो कहना चाहिए एक्सपोर्ट है वो कम नहीं होने वाला। तो हम लोग बहुत सारी जानकारी दिया जो है हमारे माननीय राम मल्होत्रा जी ने, और मोटे तौर पे ये बात निकल कर आई कि ये जो टैरिफ वार चल रहा है इससे जो है हिंदुस्तान को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं और हमारी इतनी बड़ी बायर मार्केट है कि अगर अमेरिका नहीं भी लेता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अमेरिका का एक्सपोर्ट बेसिकली ग्लैमर है। जैसे अगर कोई सामान बॉम्बे बिकता है, कोई सामान दिल्ली बिकता है, तो हमें अच्छा लगता है कि जो है दिल्ली हमारा सामान जा रहा है, बॉम्बे हमारा सामान जा रहा है। और वैसे ही यूरोप और अमेरिका जो सामान जाता है तो हमको फील, जो गुड की बात होती है कि फील गुड फैक्टर जो है उसके अंदर जनरेट होता है। लेकिन पूरा अफ्रीका अनटैप्ड है और अफ्रीका में हम आर्थिक रूप से इतने सक्षम भी हैं कि हम वहाँ पे जो है अपने रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके उस तरह से हम दे सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं। और लेकिन सर अभी कुछ चीज़ें जैसे खलती है कि आज बिहार में चुनाव हो है, अबाउट द होने को है, राउंड द कॉर्नर है बिहार चुनाव। इस समय जो चुनाव आयोग का जो मुद्दा आया SIR का, और जहाँ तक मेरी स्टडीज़ बता रही है कि इसको जो है जैसे पिछली बार भी उन्होंने संविधान चेंज कर देंगे ये मुद्दा उठाया और झूठ के सहारे जो है काफ़ी हद तक उनको सफलता मिली। SIR भी उनको कहीं न कहीं से एक टूल दे रहा है। तो क्या एकदम ऐसे समय जब चुनाव एकदम नज़दीक है उस समय इस मुद्दे को जो है उठाना प्रभावकारी रहेगा? देखिए, जो ये SIR है जी इसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जी इसमें सीधा सीधा चुनाव आयोग अपने आप में एक हाँ स्वतंत्र संस्था है जी और उन्होंने ये निर्णय लिया जी क्योंकि जो बिहार में या बंगाल में जी फर्जी वोटर बहुत बने हैं जी और बिहार में तो बंगाल में तो बिहार से भी ज़्यादा है जी, क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेश से तमाम लोग और बिहार में बांग्लादेश से तमाम लोग जाकर बस गए हैं जी। और उन्होंने अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड और ये सब बनवा लिए हैं जी। तो उनकी जांच हो रही है और उसमें जो अगर कोई लोग गलत पाए जा रहे हैं तो अगर उनके वोट निरस्त हो रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। और उसमें चुनाव आयोग ये भी सुविधा दे रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि भी आपका वोट गलत कट गया तो आप उसमें अपनी सही करा लीजिए। उसके लिए अपना एक फार्म भरिए और अपने आवेदन करिए कि साहब हमारा नाम गलत कट गया जी। तो ये सारी व्यवस्थाएं से तो वही आप जो बता रहे हो कि जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने 400 पार का जो नारा दिया हमने जी, ओपन नारा उसमें उन्होंने ये कह दिया कि अगर 400 पार ये हो गए तो ये संविधान बदल देंगे। हाँ। तो ये जो इसका नुकसान हमें थोड़ा बहुत हुआ था। और लेकिन इस बार जो ये मुद्दा बना रहे हैं जी। तो जनता भी कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, जनता खूब अच्छी तरीके से समझती है जी। और जो बिहार में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग भी होती है और फर्जी लोगों के वोट भी बने हुए हैं जी। तो वो अगर समाप्त हो जाएंगे तो निष्पक्ष और बढ़िया चुनाव होगा जी। और उसमें देखिए तो लोकतंत्र है जी।
लोकतंत्र में किसी की हार किसी की जीत होती है, जी। लेकिन ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत भारी बहुमत से जी भाजपा का गठबंधन वहाँ पर जीत के आने वाला है। जी नीतीश कुमार जी और अपने चिराग पासवान और जो हमारे सहयोगी दल हैं, जी उनके साथ हम लोग बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके तो जो लालू प्रसाद यादव का परिवार है या जो और हम आपस जो भी दल हैं, उनमें आपस में इतने झगड़े हैं जी कि वो झगड़ों से निपटने उनके लिए वही काफ़ी है। उनके पास जो है वो फर्जी बातों के अलावा और कोई बात नहीं है। और भाजपा जो है वो अपना काम करती है, बूथ तक जाती है, चंद पन्ना प्रमुख तक जाती है और अपना जो है काम करती है और साथ में सहयोगी दलों का सहयोग रहता है। जी। तो निश्चित रूप से वहाँ पर भारी बहुमत से जो है वो सरकार बनने वाली है। अच्छा देखिए, ये जो मुद्दा है एसआईआर में बेसिकली चुनाव आयोग जो काम कर रही है वो काम हम भी तो कर सकते थे, सरकार भी कर सकती थी। जो आधार कार्ड आपके फर्जी बने, आधार कार्ड बनवाया किसने? आपने बनवाया। जो राशन कार्ड फर्जी बन जा रहे हैं वो आपने बनवा दिया। तो मोदी जी जब शुरू में आए थे तो कई बार जगह मैंने स्टेटमेंट देखा कि इतने जो है राशन कार्ड कैंसिल हुए, इतने जो है ये कैंसिल हुए और सही लोगों तक जो है राशन पहुंच रहा है, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों से बच रहा है वो राशन। तो इसको हम लोग जो है चुनाव के मुहाने पे करने की जगह क्या कोई सतत ऐसी प्रक्रिया नहीं हो सकती कि जो राशन कार्ड का जो है जांच समय समय पे करता रहे, जो आधार कार्ड का जांच समय समय पे करता रहे। अभी आपने आधार कार्ड को नहीं माना ये मानते हुए कि वो फर्जी बहुत है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है आपकी दलील नहीं मानी। तो और ये है कि यहाँ पे बहुत गैंग चलते हैं, जो कोई भी आया बाहर से उसको आपने राशन कार्ड दिला दिया, उसको आपने आधार कार्ड दिला दिया, उसको रहने की जगह दिला दिया। तो ये विजिलेंस का और ये एक सतत माध्यम होना चाहिए। इसका चुनाव से लेना देना तो है, लेकिन पूरे ढंग से चुनाव से इसका लेना देना नहीं होना चाहिए। कोई भी हमारा घुसपैठिया आ जाए और बच जाए, इसके लिए सरकार को इंटेलिजेंस से लेके जो है और सख्त मेजर्स अपनाए जाने चाहिए और वो सतत प्रक्रिया के तहत। देखिए, आपकी बात जो है वो बिल्कुल अपनी जगह सही है जी, लेकिन क्या है कि ये काम केंद्र सरकार जो है वो करना चाहती है जी और इस पे आगे कार्रवाई होगी भी। जी लेकिन क्या है कि जो हमारे बीजेपी शासित प्रदेश हैं जी उनमें तो ये काम आसानी से हो सकता है जी क्योंकि वहाँ पर हमारी सरकारें हैं। जी लेकिन जहाँ हमारी सरकारें नहीं हैं जी वहाँ पर दिक्कत यह है कि केंद्र सरकार की बात नहीं मानी जाती। जी अगर हम अमला जमला वहाँ पर लगाते भी हैं जी तो वहाँ पे जो है वो जैसे बंगाल में है, बिहार में है, ये लोग नहीं होने देते। जी। तो बंगाल में तो बात छोड़ दीजिए, बिहार तो आप ही की सरकार। नहीं, बंगाल में बिहार गलत कह गया। जी। बंगाल में जैसे वो वहाँ पर नहीं होने देते इस तरीके का काम, और जो केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं वो भी लागू नहीं होने देते, जिससे वहाँ की जनता का भी नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तभी, और क्या है कि इस मामले में जो अपना चुनाव आयोग है उससे जो कर्मचारी है वो थोड़ा घबराता है कि कहीं हमारी नौकरी न चली जाए जी। तो उसके तहत वो काम करता है जी। लेकिन जो केंद्र सरकार अगर कोई योजना देती है तो राज्य सरकार जब तक उसे लागू नहीं करेगी जी। तब तक वो काम होगा ही नहीं। और चुनाव आयोग क्योंकि स्वायत्त संस्था है, वो अगर जब के राज्य सरकार को भेजेगी तो उसे वो लागू करना पड़ेगा। लागू करने के लिए भी तो राज्य सरकार की ही मशीनरी वहाँ यूज करे, लेकिन वहाँ पर उस टाइम जो है वो क्योंकि स्वायत्त संस्था है तो वहाँ पर वो ये नहीं कह सकते कि बीजेपी, वो भले ही हल्ला मचाएंगे बीजेपी करा रही है, लेकिन वो अपने आप में स्वायत्त संस्था है तो उसका काम उन्हें फिर भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा जी। कम करें ज़्यादा करें। तो इससे जो है ये वोटर, और जब भी क्योंकि चुनाव सिर पे है जी। तो अब इस टाइम आधार पहले कैंसिल करें, फिर हम उनका राशन कार्ड कैंसिल करें, तब हम जो है वोटर आईडी तक पहुंचेंगे। हाँ। तो इससे ये है कि ये डायरेक्ट प्रक्रिया जो है एसआईआर की शुरू करी गई है जी। और इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। अगर चुनाव आयोग कर रहा है पूरे देश में कराए, क्या दिक्कत है? जी जी जी। तो सर
अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आपसे मिली। अब सर थोड़ा समय चाहूँगा कि आप अपने बारे में जो बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और लगभग 45 साल से जी मैं जो है वो भाजपा का काम कर रहा हूं जी और लगातार मैं भाजपा के विभिन्न पदों पर रहा हूं। मंडल अध्यक्ष भी रहा हूं, जिला अध्यक्ष भी रहा हूं, जी सहकारिता में भी रहा हूं, प्रकोष्ठों में भी रहा हूं जी और वर्तमान में मैं सहकारिता प्रकोष्ठ का प्रदेश का अध्यक्ष हूं और पीसीयू जो एक कोऑपरेटिव की संस्था, प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन, जी उसका प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और काशीपुर में मैं लगातार जो है वो जनता से जुड़ा रहा हूँ। जी अभी पीछे मैंने मेयर का टिकट भी मांगा था, किन्हीं कारणों से मुझे नहीं मिल पाया जी और मैंने विधानसभा की भी दावेदारी करी थी जी और भविष्य में भी करूँगा जी और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी जो है मुझे इस बार विधानसभा में मौका देगी। जी। देखिए, एक जैसे भाजपा के साथ एक बड़ी भारी समस्या रहती है कि इंडक्ट होते हैं लोग, और जो कार्यकर्ता शुरू से ज़मीन से जुड़ा हुआ उसके साथ है। आप 45 साल से भाजपा के कार्यकर्ता हैं और आम आदमी पार्टी से आए हमारे मेयर साहब इंडक्ट हो गए, जो जी जी ऊपर से जो है हवाई जहाज़ से उतरने वाले आते हैं और बन जाते हैं। और एक चीमा जी लगातार जीत रहे हैं, तो उससे भी एक थोड़ा सा होता है कि जब विनिंग कैंडिडेट है तो वहाँ पे जो लोग टिकट मांगते हैं उनकी दावेदारी तो पहले ही कमज़ोर रहती है कि जो लगातार जीत रहा है उसको छेड़ना कितना उचित है। देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ जी कि जो काशीपुर विधानसभा सीट है, जी ये किसी प्रत्याशी की सीट नहीं है, जी ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है। जी अगर चीमा जी जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बदौलत जीत रहे हैं। जी अगर दीपक बाली जी मेयर बने तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत बने, जी क्योंकि ये जब दोनों लोग राजनीति में आए थे, जी चाहे वो हरभजन सिंह चीमा जी थे, जी तो वो काशीपुर में नए थे, जी तो वो पार्टी के बूते ही जीते। जी जी उन्हें काशीपुर में जनता नहीं जानती थी। जी और अब बाली जी आए तो ये भी आम आदमी पार्टी से आए, जी लेकिन फिर भी क्योंकि ये भाजपा की सीट थी जी तो भाजपा के लोगों ने उन्हें भी जिता दिया। जी और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पे चुनाव लड़ेगा जी तो वो निश्चित रूप से जो है वो यहाँ पर चुनाव जीतेगा। जी और जहाँ तक मेरा सवाल है, जी तो मैं पिछले 45 साल में जो मेरे पिछले 20 से 25 साल गुजरे हैं, जी उसमें मैं पब्लिक से बहुत ज़्यादा टच में रहा हूँ जी और कुछ दुर्भाग्य रहा कि मुझे टिकट नहीं मिल पाया। जी 2008 में मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ा था, जी तो हमारे जो पहले जिन्हें मैंने यहाँ पर काशीपुर में नगर पालिका का प्रत्याशी बनवाया था और उन्हें चुनाव लड़ाया था, जी वही मेरे खिलाफ खड़े हो गए और मैं जो है वो बहुत थोड़े से वोटों से चुनाव हार गया। अच्छा तो कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। तो अब लगे हुए हैं, पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और अगर पार्टी नहीं देगी तो फिर एज ए कार्यकर्ता अपना काम करते करेंगे। रहेंगे। तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा लगता है कि भाई नए आदमी आया उसे टिकट मिल गया, लेकिन जी समय जो है वो हर चीज़ को दबा देता है, धुल जाता है। तो और हम तो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के सिपाही हैं, जी पार्टी जो काम सौंपती है वो करते हैं। और पार्टी का कोई भरोसा नहीं है कब किसको क्या सौंप दे। ये तो आप देख ही रहे हैं, केंद्र से लेके हाँ, चाहे वो हमारी प्रदेश राष्ट्रपति तक जो बनी हो, चाहे वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति बने हों, चाहे हमारे कोई प्रदेश अध्यक्ष बने हों, अभी जो 3-4 स्टेट के चुनाव हुए थे उसके राजस्थान, मुख्यमंत्री उनके मुख्यमंत्री बने हों, बने हों। तो कहाँ से लाके कब किसको बिठाल दें पार्टी, जी और किस कार्यकर्ता को जमीन से उठा के सिंहासन पे बैठा दे और सिंहासन से उठा के जमीन पे बैठा दे, जी इस पार्टी में कुछ नहीं कह सकते। तो
मैसेज ये आया हमारी और राम साहब की बात का कि अगर आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो आप वक्ती जो है नज़दीक की दृष्टि से कुछ मत देखिए, आप दूर दृष्टि का चश्मा लगाइए और उससे देखिए आपके साथ क्या हो रहा है आज ये मायने नहीं रखता है, कल आपके साथ क्या हो सकता है वो महत्वपूर्ण है। तो कोई भी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है और एक ढंग से देखा जाए तो भाजपा की नज़र हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता पे बड़ी पारखी नज़र और बड़ी पैनी नज़र रहती है। तो संदेश ये है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी अच्छा हो सकता है, आप फर्श से अर्श पे कभी भी जा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के